चलिए सब कोई शांति रहिए जी। जो भी बातें करनी थी हम लोगों ने कर लिया है। क्लास पाते हैं। हम बोले हैं कि शांति बैठिए, ठीक। जैसा कि पहली घंटी में हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं, है ना मैया। इतिहास में पिछले क्लास में क्या पढ़े थे? पांडे वंश, चेर वंश, चोरो वंश पढ़ी थला, कुषाण वंश, यही सब पढ़े थे ना। और आज पढ़ना था हम लोगों को गुप्त वंश के बारे में, ठीक। तो आज गुप्त वंश के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद किसान वगैरह नगर कैसा था उसको हम अगले क्लास में देखेंगे। चलिए आ जाइए गुप्त वंश के इतिहास पर। देखो कहानी जो पहला दिन हम मतलब पिछले क्लास में जो बताए थे उसमें बता दिए थे कि भारत में एक तरफ जहां मौर्य वंश की शुरुआत हो रही थी या मगध साम्राज्य का जहां विकास हो रहा था, दूसरी तरफ सातवाहन वंश था, एक तरफ चेरो वंश, पांडे वंश, ये सब था, एक तरफ चेदी वंश था। पूरे भारत में इस तरह से इसका विकास हो रहा था। मौर्य वंश के खत्म होने के बाद फिर जो भी आया, तुमको शुंग वंश आया, ठीक। फिर हम बताए थे कण्व वंश, ये सब, लेकिन बढ़िया काम नहीं किया। मौर्य वंश के बाद अगर देखो तो बढ़िया काम अगर कोई किया तो गुप्त वंश, ठीक। बीच में इतिहास उतना अच्छा नहीं रहा। गुप्त वंश आएगा तो एक बार फिर से मौर्य वंश जैसा अपने शासन का विस्तार करेगा। लेकिन जब हम मौर्य वंश के बारे में पढ़ते हैं तो उसके लिए हमारे पास होना चाहिए स्रोत। स्रोत है कहाँ, किस आधार पे हम माने कि ये सारी बातें सत्य है कि असत्य है? तो उसके लिए है आपको कुछ किताबें, सिक्के, उस टाइम पे लिखे हुए नाटक, साहित्य, ये सब आपको मिल जाएंगे। एक एक करके हम उन सबको पढ़ेंगे। जैसे उस टाइम पे कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम नाटक लिखा है, तो उससे हम जानते हैं। हमने के देखो वहां तस्वीर में होगा तुमको लौह स्तंभ, उससे पता चलता है। उसके ऊपर एक तुमको सिक्का दिख रहा है, ठीक, जिसपे माना गया कि समुद्रगुप्त के वीणा लिए हुए एक तस्वीर है। तो ये सब वो चीजें हैं जिसके आधार पे हम गुप्त वंश को पढ़ने वाले, यानी सोर्स के साथ हम पढ़ेंगे, ठीक। सबसे पहले देखो गुप्तों की उत्पत्ति कि कहाँ इनका जन्म हुआ, कौन थे, कहाँ निवास करते थे, इसके बारे में कोई प्रमाण हम लोगों को नहीं मिलता है। ऐसा माना जाता है कि ये लोग जो है वो किस वर्ण में आते थे? वैश्य में। वैश्य हमारे समाज का तीसरा वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो ये आते थे वैश्य में। लेकिन जब राजा बने तो अपने आप को क्या कह दिए? क्षत्रिय, कि हम क्षत्रिय हैं। लेकिन विद्वानों का मानना है कि वो क्षत्रिय नहीं थे, क्या थे? वैश्य थे। राजा बनने के बाद अपने आप को क्षत्रिय कह दिए, यानी तीसरे वर्ग से दूसरे वर्ग में आ गए। लेकिन ये कहाँ तक सच है झूठ है इसका कोई साक्ष्यिक प्रमाण नहीं है। हमारे पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है जिसके आधार पर हम कहें कि यही सत्य है। तो ये जो भी मुद्दा है वो क्या है? विवाद वाला है। और वैसे भी इनके क्षत्रिय और वैश्य से हमको लेना देना है नहीं, ये क्या काम किए उससे लेना देना है। तो गुप्त वंश में जो पहला राजा हुआ है उसका नाम है श्रीगुप्त। इसी ने गुप्त वंश की स्थापना की, ठीक। कब किया है? 240 ईस्वी में। रहा कब तक? 280 ईस्वी तक। लेकिन आपको हम बता दें ये आपको आगे पीछे हो सकता है। कारण हम पहले ही बता दिए, इसकी जानकारी को लेकर के विवाद है। तो कालखंड कभी आपको आगे पीछे मिल जाएगा, ठीक है। सर इसमें नहीं है श्री है कहीं और है, आपको ना मिलेगा। शांति बैठिए। कहाँ घुस गए? इसमें श्री गुप्त ना मिल रहा है, मिल गया सर। हम खोज दें। मिला तो हम कहाँ से लिखे हैं? आप लाइन से थोड़े ढूंढ लीजिएगा। तो इधर बात समझ में आया मियाँ? तो श्रीगुप्त, ये कन्फर्म है कि गुप्त वंश का स्थापना कौन किया है? श्रीगुप्त ने किया है। लेकिन श्रीगुप्त शासन पे कब बैठा है इसको लेकर के तुमको ये वर्ष जो है वो आगे पीछे मिल सकता है। तो वैसे में जो एनसीईआरटी में होगा वही आप लोगों को मानना है, समझ गए? ऐसे यहाँ पे 240 से 80 है, ठीक। और पूरा सब टाइम से जा रहा है कि 80 में ही है, उसके बाद कोई और आएगा, उसके बाद कोई और आएगा, उसके बाद कोई और आएगा। तो सबका टाइम पीरियड सही तरीके से चल रहा है। उसके बाद श्रीगुप्त ने कोई खास काम नहीं किया।
ठीक, राजा रहा 40 वर्षों तक, लेकिन उतना काम नहीं किया कि इसके बारे में हम पढ़े। बस इसको में मुख्य रूप से यही है कि इसने गुप्त वंश की स्थापना की थी। उसके बाद जब ये मर गया तब इसका बेटा हुआ करता था जिसका नाम था घटोत्कच, वो राजा बना। लेकिन उसने भी कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके लिए इसके इतिहास को हम पढ़े। और घटोत्कच के बाद आया उसका बेटा चंद्रगुप्त प्रथम। कब आया? 319 में। यहां से गुप्त वंश के वास्तविक शुरुआत होती है, समझ गए। इधर जो 240 से 80 है सिरगुप्त का टाइम, कोई खास काम नहीं हुआ है, ऐसा काम नहीं किया है कि इतिहास में उसको हम विस्तार से पढ़ें। इसका बेटा हुआ घटोत्कच, कब से कब रहेगा? 280 से लेकर के 219 के बीच में। उसने 300, अरे तो तू देख रही है ना, वह समझो ना। तो उसने भी कोई ऐसा काम नहीं किया कि उसके बारे में हम विस्तार से पढ़े। लेकिन 319 ईस्वी में आया सिरगुप्त के पोता घटोत्कच के बेटा जिसका नाम है चंद्रगुप्त प्रथम। तुम लोगों को पिछले क्लास में बताए थे कि चंद्रगुप्त 3 गो आएगा। एक चंद्रगुप्त मौर्य था, मौर्य वंश में, एक चंद्रगुप्त प्रथम, और फिर इसका पोता होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। समझ गई? इसका पोता, हाँ इसका पोता, इसका बेटा होगा समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त के बेटा बनेगा चंद्रगुप्त द्वितीय। समझ गई? तो पोते ना होगा एक जी, रिलेशन ना बट रिलेशन ना पता चलता है, तो वो रीजनिंग में सब काम करता है, समझते चलना। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? सिरगुप्त स्थापना किया, फिर वो मरा, उसका बेटा आया घटोत्कच, फिर वो मरा और आया चंद्रगुप्त प्रथम। इसका शासनकाल कब तक रहा? 319 से लेकर के 330 ईस्वी। टोटल देखो तो 11 साल के काल है। इसका देखो तो 40 साल है, लेकिन कोई खास इतिहास नहीं है। इसका 11 साल का इतिहास है, लेकिन इसने कुछ काम किया। इसको गुप्त वंश का पहला शक्तिशाली राजा माना जाता है। और अगर कोई पूछे कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, वास्तव में गुप्त वंश की स्थापना कौन किया, तो वो था चंद्रगुप्त प्रथम, क्योंकि इसने साम्राज्य का विस्तार किया, उसको बड़ा बनाया और शक्तिशाली बनाया। समझ गए? तो ये शक्तिशाली भी है और वास्तविक संस्थापक भी। ये नीति अपनाया पुरनका बिंबिसार वाला, कहा कि साम्राज्य फैलाना है तो 3 तरीका, विवाह, युद्ध, मित्रता। 3 तरह के काम किया। विवाह कर रहा है, साम्राज्य को अपने में ले रहा है, अपने पक्ष में ला रहा है, संबंधी बना रहा है। मित्रता कर रहा है, और जहां जरूरत पड़ा है वहां पे युद्ध कर रहा है। ऐसा काम कौन किया है पीछे? बिंबिसार। लड़ाई, मित्रता और विवाह। तो वही वाला ये नीति अपनाया और ऐसे करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने लिच्छवी की एक राजकुमारी हुआ करती थी जिसका नाम था कुमार देवी। देखो किताब में है कुमार देवी। तो लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से इसने विवाह कर लिया। जैसे ही ये विवाह किया, लिच्छवी किसका हो गया जी? चंद्रगुप्त प्रथम के। वहां तक उसका साम्राज्य फैल गया। ठीक, ये गद्दी पे कब बैठा था तभी हम बता दिए 319 ईसा पूर्व में। और गद्दी पर जब बैठा था तब से यहाँ पे एक नया कैलेंडर तुम मानो चला है जिसका नाम है गुप्त संवत। अगर ये पूछे कि गुप्त संवत की शुरुआत किसके शासनकाल से हुई, तो चंद्रगुप्त प्रथम के। जब ये गद्दी पर बैठा उसी दिन से उसकी शुरुआत की गई। समझ गए? उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम भी अपना साम्राज्य फैलाते फैलाते चले गए। और फिर आया इसका बेटा समुद्रगुप्त। इसको कहो कि अगर नंबरी है तो एक बेटा 10 नंबरी है, यानी ये 1 को मारने वाला है तो एक बेटा 10 को। ठीक, इसके बेटे के बारे में कहा जाता है कि आज तक कोई युद्ध हारा ही नहीं था। जब तक ये लड़ाई एक भी युद्ध नहीं हारा, सब जीता है। नाम था उसका समुद्रगुप्त। इसको भारत का नेपोलियन कहते हैं, जो कि गलत है। नेपोलियन फ्रांस का समुद्रगुप्त था, क्योंकि टाइम पीरियड दोनों का अलग है। उसको समझाते हैं कैसे, पहले इधर देखो। तो चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पर बैठा, गुप्त संवत की शुरुआत हुई। उसके बाद 330 में इसका कार्यकाल खत्म और फिर इसका बेटा गद्दी पर बैठा है जिसका नाम है समुद्रगुप्त। इसका शासनकाल रहा 50 साल के, 330 से 380 ईस्वी तक। और इसने भी अपने सैनिक अभियानों के द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार किया। जानकारी कहाँ से मिलता है? तो आप देखिए, आपके बुक में एगो पिल्लर है, ठीक, हाँ। और एक चीज है प्रयाग प्रशस्ति।
बताते हैं प्रयाग प्रशस्ति का है। जैसे अशोक के अभिलेख था ना, वैसे ही इसका अभिलेख है, समझ गए, प्रयाग प्रशस्ति। और उसमें संस्कृत में लिखा हुआ है, जितना भी अपना सैनिक अभियान चलाया, जो भी युद्ध को ये जीता, उसको अभिलेख में लिखवाया, यानी पत्थर पे संस्कृत भाषा में उसको लिखवाया। बाद में जब हम उसको पढ़े, ट्रांसलेट किए, तब इसके बारे में हमको जानकारी मिली। ठीक, और कहाँ से जानकारी मिलेगा? तो आपके बुक में एक चित्र है, सिक्का, उसमें देखिएगा तो एक व्यक्ति का तस्वीर है। ठीक, माना गया वो तस्वीर किसका है? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त का तस्वीर है। ठीक, और उसमें वो वीणा लिए हुए हैं। वीणा एक वाद्य यंत्र है, सरस्वती जी जो रखती हैं। इससे यह भी अनुमान लगाया जाता है कि समुद्रगुप्त को संगीत में रुचि था। अब था कि नहीं था पता नहीं, लेकिन जो मिला है उस साक्ष्य के अनुसार इतिहासकारों का यही मानना है कि समुद्रगुप्त को संगीत में भी रुचि था। तो वो भी हम लोगों को यहाँ पे एक काम कर देता है उसके बारे में जानकारी लेने के लिए। ऑब्जेक्टिव पूछता है कि गुप्त वंश के किस राजा का चित्र वीणा बजाते हुए मिला है? समुद्रगुप्त के। या पूछ देगा समुद्रगुप्त के सिक्के पर क्या लेकर के एक तस्वीर मिला है? तो क्या लिए हुए है? वीणा बजा रहा है, वीणा लिए हुए है। तो इस तरह से क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, समझ गई। उसके बाद देखिए, कहा जाता है कि अगर उत्तर और दक्षिण भारत को कोई जोड़ने का काम किया है तो इतिहास में 2 राजा हुआ है, एक मौर्य वंश में और उसके बाद एक गुप्त वंश में। तो मौर्यों ने अखंड भारत का निर्माण किया था, उसके बाद किसी ने ये काम किया तो उसका नाम है समुद्रगुप्त। इस प्रकार के ये राजा था, और इसी कारण से कई सारे इतिहास इसको भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। लेकिन बता देते हैं, हम लोग जो नेपोलियन बोनापार्ट पढ़े हैं, तो आप लोगों को 10 में बताए हैं कि वो तो 1804 में नेपोलियन संहिता लागू किया था फ्रांस से। चलिए 5 साल आओ पीछे में आ जाते हैं, हम 1795 ही ले लेते हैं कि यहाँ पे वो राजा है। समुद्रगुप्त कब है जी? तो ये है तुमको 330 ना, 330 में बताओ पहले कौन आया है? पहले समुद्रगुप्त आया ना। तो समुद्रगुप्त जैसा ना नेपोलियन था कि नेपोलियन जैसा समुद्रगुप्त? तो मुख्य रूप से तो फ्रांस में था, तो कहो कि फ्रांस के समुद्रगुप्त था। कौन? नेपोलियन। नेपोलियन तो युद्ध हारबो किया है, लेकिन समुद्रगुप्त के बारे में कहा जाता है कि इसने एक भी युद्ध नहीं हारा। जो इसका प्रयाग प्रशस्ति मिला है, जो अभिलेख मिले हैं या जो भी साक्ष्य मिले हैं, उससे यही जानकारी मिलता है कि समुद्रगुप्त कभी भी युद्ध हारा ही नहीं, हमेशा जीता है। नेपोलियन तो हारा है, अंत में उसका मृत्यु हुआ है। 1814 में वाटरलू का युद्ध हुआ, उसके बाद उसको भेज दिया गो टापू पर, वहीं मोड़ोरिया गया। तो अंत में उसकी पराजय के साथ मृत्यु हुई, लेकिन समुद्रगुप्त कभी पराजित नहीं हुआ। तो समुद्रगुप्त नेपोलियन जैसा थोड़े होगा। नेपोलियन था, पूर्णतः भी नहीं था, युद्ध हारा है। बाकी जो है आपको एग्जाम में यही पूछेगा, तो आपको याद यही रखना पड़ेगा कि भारत का नेपोलियन हम किसको कहते हैं? समुद्रगुप्त को कहते हैं, समझ गए। और आगे देखिए, समुद्रगुप्त के मृत्यु के बाद राजा बनेगा कौन? तो इसको लेकर के एक पहले कहानी सुनो, फिर यहाँ आते हैं। कहानी सुनाए? अरे अभी तू जाना कहाँ है? कहानी में चलो, वो बात जानो जो नहीं जानती हो, जो हालाहाली किताब में न मिलेगा। देखिए, कौन पढ़ा रहे थे? समुद्रगुप्त ना। समुद्रगुप्त की मृत्यु हुई और समुद्रगुप्त के 2 बेटा था। एक का नाम है रामगुप्त, और हाँ जी, एक का नाम है रामगुप्त और दूसरे का नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय। कहा जाता है कि रामगुप्त बड़ा था और चंद्रगुप्त द्वितीय छोटा था। तो वो राजतंत्र में होता है कि राजा का बड़ा बेटा ही राजा बनता है। तो राजा कौन बनेगा? रामगुप्त। लेकिन रामगुप्त अयोग्य शासक था, मतलब उसमें क्षमता नहीं थी राजा बनने की। कैसे? जब ये लोग राजा हुआ करते थे तब एक का आक्रमण होता था बार बार, शकों का। तो जब रामगुप्त राजा बनता है तो शकों का आक्रमण होता है, और उस युद्ध में कहीं ना कहीं डर के या हार के रामगुप्त एक संधि करता है। संधि क्या करता है? रामगुप्त की एगो पत्नी थी, नाम था उसका ध्रुव देवी। तो शकों ने कहा कि तुम अपनी पत्नी को मुझे दे दो और अपना राज्य ले लो। और रामगुप्त इस बात के लिए तैयार हो गया कि ठीक, मेरी पत्नी को तुम ले जाओ। ये बात पता चला किसको? चंद्रगुप्त द्वितीय को। उसको बहुत गुस्सा है इस बात पे, और उसने कहा कि एक काम करो, हमको महारानी के गेटअप में तैयार करो और ले चलो
हमको। वैसा ही किया गया, चंद्रगुप्त द्वितीय को महारानी वाला गेटअप ओढ़ा के शकों के पास ले जाया गया और वहाँ पे जा कर के चंद्रगुप्त द्वितीय ने सभी को मार दिया। मार के वहाँ से आया वापस अपने साम्राज्य, रामगुप्त के ढूंढा करने हैं, कहा कि तू राजा बनने लायक नहीं है। अब इतिहासकार को इसको लेकर के विवाद है कि उसको मारा कि गद्दी से हटाया, जो भी हो उसको मारिए दिया, ठीक, मार के उसको काम खत्म कि तू राजा बनने लायक नहीं है। और उसके बाद वो विवाह कर लिया, किससे? ध्रुव देवी से, रामगुप्त की जो पत्नी थी, चंद्रगुप्त द्वितीय की जो भाभी, उससे शादी कर लिया और उसके बाद सिंहासन पे वही बैठा और वही शासन को चलाया। तो बीच की एक कहानी है, तो जो ये सब पॉइंट रहेंगे तो कहानी के रूप में हम आप लोगों को बताते चलेंगे। बात समझ में आई? भौजैये से बियाह कर ले मार के भैया के कि तुम मऊगा है, ठीक, मऊगा जो रखना जरूरी सही चीज नहीं है। तो ये एक कहानी थी। उसके बाद यहाँ पे कौन आता है? चंद्रगुप्त द्वितीय, और ये रहता है 380 से 415 तक। ये भी योग शासक था। इसके टाइम पर शकों का आक्रमण, और उसको अभी बताइए दिए कि जाके मारा, और मारने के बाद एक उपाधि लिया, कौन सा? विक्रमादित्य। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। समझ गए? किसको हरा के उपाधि लिया था? शकों को, ठीक। इसके बारे में एक जानकारी एक जगह और मिलती है। दिल्ली में एक जगह है जिसका नाम है महरौली। अब महरौली में एगो लोहा के पिल्लर है, बुक में वो तस्वीर है तुम्हारा, ठीक, और उस पे कई सारी बातें लिखी हुई है। उसी पे एक जगह लिखा हुआ है राजा चंद्र। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो राजा चंद्र लिखा हुआ है वो किसके लिए? चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए ही वो लिखा हुआ है। एक चीज और खास बात है लोहा वाला पिलर में, ये देखो तो चंद्रगुप्त द्वितीय का टाइम ये है, तो इसी दौरान बना होगा। अगर आज से हम देखें तो कम से कम 1600 साल हो रहा है इसको बने हुए, और खुले में है। जबकि लोहा के नियम है कि जैसे उस पर पानी और ऑक्सीजन आएगा उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है, लेकिन इसमें नहीं है। खुले में है, पानी भी है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन इसमें जंग नहीं है। तो ये एक चीज दिखाता है कि गुप्त काल में लोहे के बारे में कितने बारीकी से लोग जानते थे। ये ऐसा एक पिलर बनाया है जिसमें आज तक जंग नहीं लग रहा है, मतलब वैसे ही विद्यमान है। तो वो लोग उसके बारे में बेहतर तरीके से जानते थे। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? इस लोहे से। समझ गए? तो यहां से उसकी जानकारी मिल जाता है। इसी के दरबार में कालिदास दरबारी भी थे, या उनके कवि कहो, लेखक कहो, क्योंकि कई सारी रचनाओं को ये कई सारी कविता, कहानी, नाटक ये लिखे हैं। तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही थे। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव आपको ये इंपॉर्टेंट, चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे ही चीन से एक व्यक्ति आया था भारत में जिसका नाम है फाहियान। तो ये भी हो गया आपके लिए एक इंपॉर्टेंट कि चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पर कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? इतसिंग, वेनसांग, फाहियान, इनमें से सभी। तो कहाँ टिक करिएगा? फाहियान। या पूछ देगा फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। समझ गए? चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद बस 2 और राजा पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट है। राजा तो और हुए हैं, लेकिन वह रामगुप्त जैसा मौगा हो गया है। इंपॉर्टेंट राजा जो हुआ है उसमें एक है कुमारगुप्त और एक का नाम है स्कंदगुप्त। कुमारगुप्त को इसलिए हम पढ़ेंगे क्योंकि इसने काम किया था। काम किया है नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण, ठीक। अब इसकी कहानी सुनो। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया है कुमारगुप्त, और उसको नष्ट किया है बख्तियार खिलजी 1193 ईस्वी में। उसका कहानी कुछ जगहों पे मिलता है, बता देते हैं कहानी के रूप में याद रहे तुम लोग को, कि बख्तियार खिलजी एक बार बीमार पड़ जाता है, और जब बीमार पड़ता है तो उसके जो भी राज्य वैद्य थे वो इलाज करते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं होता है। तो नालंदा विश्वविद्यालय में एक बौद्ध भिक्षु वैद्य हुआ करते थे। नाम क्या है उसका अभी तक जानकारी नहीं मिली है, बस कहानी है। तो उसी को ले जाया गया वहाँ पे, और खिलजी था एक नंबर के कट्टर मुसलमान। वो कहता था हम हिंदू से तो इलाज या बौद्धिस्ट या किसी और धर्म वाले लोगों से करवाएंगे नहीं। तो कहा कि इसका उपाय क्या किया जाए, राजा तो मर जाएगा।
तो वो बौद्ध भिक्षु जो था वो कहा कि चलिए वहाँ पे जो भी उसको समस्या बताई गई वो तो समझिएगा कि इसको क्या बीमारी है। वो गया, अब बख्तियार खिलजी से कहा कि आप हमसे इलाज मत करवाइए, आपको हम एक कुरान देते हैं, आप वो कुरान पढ़िए, आप ठीक हो जाइएगा। तो कुरान कहा कि तो हमारा धर्म के है, पढ़ते हैं। पढ़ा, अब कुछ दिन बाद वो ठीक हो गया। अब उसको दिमागे काम न करे कि ऐसा वो क्या काम कर दिया कि कुरान ये वाला हम पढ़े तो ठीक हो गए। तो पता चला कि वो जो बौद्ध भिक्षु था वो कुरान के हर एक पन्ने में दवाई के लेप लगा दिया था, चूरन। अब बख्तियार खिलजी की आदत थी, पढ़ता था, देखना ढेर लोग की आदत होता है पन्ना पलटने पर है। अब ऐसे जब किया और ऐसे पन्ना में वो टच किया तो दवा लगा कहाँ, हाथ में, और अगला पन्ना पढ़ने के लिए फिर ऐसे किया तो दवा कहाँ गया, मुंह में, और इस तरह से वो हो गया ठीक। जब उसको ये बात पता चली कि एक दूसरा धर्म वाला व्यक्ति जिसको काफिर वो कहता था, काफिर, कि वो हमको ठीक किया है, वो बात उससे बर्दाश्त नहीं हुई और सेना लेके पहुंच गया कहाँ, नालंदा, और पूरा तहस नहस कर दिया, आग लगा दिया उसमें। आग लगाया तो कई महीनों तक उसके किताब जलते रहे, इतना किताब था वहां पे। तो ये उसकी कहानी है बनने और टूटने के पीछे, समझ गई। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि धार्मिक कट्टरता के कारण या जादू टोना, कई सारी और बातें आती है। तो ऐसी कुछ बातें हैं जिसको लेकर कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी ने इसको नष्ट कर दिया था। नष्ट कौन किया है ये कंफर्म है, बख्तियार खिलजी 1193 में। कारण क्या थे उसको लेकर के मतभेद है, अलग अलग विचार हैं, समझ गए। तो ये नालंदा विश्वविद्यालय बनाने वाला कौन है, कुमारगुप्त। उसके बाद स्कंदगुप्त के बारे में जानो तो जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पर शकों का आक्रमण होता था, उससे लड़ा था, वैसे ही स्कंदगुप्त के टाइम पर हुनों का आक्रमण हुआ। अलग अलग विदेशी आक्रमण होते रहते थे, ठीक। और हुनों को हराने का काम कौन किया था, स्कंदगुप्त ने, समझ गई। इस प्रकार से ये शासन चला, और चला कब तक, 570 ईस्वी तक। ओकरा बाद कोई योग्य शासक न आने के कारण 570 आते आते ये वंश भी का हो गया, खत्म हो गया। और दोबारा ये रफ्तार तब पकड़ेगा जब राजा बनेगा हर्षवर्धन। और जैसे ही आप हर्षवर्धन के बारे में पढ़ लेते हैं, भारत के प्राचीन काल हो जाता है खत्म। तो यहाँ तक में मैं ये कह सकता हूँ कि अब तक संक्षेप में आप भारत के शुरुआत से प्राचीन काल के पूरा इतिहास पढ़ लिए, राजाओं वाला, ठीक। सिंधु सभ्यता से हमारी इतिहास शुरू होती है, वहाँ से पढ़े, ऋग्वैदिक काल छोड़े हैं, थोड़ा सा पढ़े हैं, और पहुँच गए हैं कहाँ तक, यहाँ तक। अब रह जाता है मध्यकाल, लेकिन अभी हम लोगों को और कई सारी चीज़ें इसमें पढ़नी है। राजा पढ़ लिए। अब देखो गुप्त काल में प्रशासन कैसन था, वही चीज, राजा सबसे ऊपर होगा और शासन करेगा किसके मदद से, मंत्री परिषद, अपना जो भी नौकर सेनापति, ये सब जो है अलग अलग लोगों को नौकरी पर रख करके और शासन को चलाता था। लेकिन सबसे हेड कौन है, राजा। अंतिम निर्णय किसका होगा, राजा के। तो ये व्यवस्था थी। इनकम कहाँ से, तो इनकम इन सब का हमेशा वही रहा है, भूमि, कृषि जो है, उसके बाद व्यापार हो रहा है, तो वहां से यही इसका इनकम का जरिया था। क्लियर। अब आइए कि खत्म काहे हुआ। खत्म इसका प्रशासनिक व्यवस्था ही कारण बना, ठीक। जो गुप्त वंश खत्म हुआ है तो गुप्तों ने जो प्रशासन व्यवस्था अपनाया वही कहीं ना कहीं इसके पतन के कारण बन गया। देखो उसके प्रशासन व्यवस्था में था कि राजा जो है वो वास्तविक शासक तो रहेगा, लेकिन ये खुद शासन नहीं चलाता था। स्थानीय रूप पर भी कुछ लोगों को रखे हुआ था, महासामंत इन लोगों को, ठीक, कि तुम लोग शासन चलाओ। जिसे देखो ये क्या करता था, जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय आया या समुद्रगुप्त, तो इसके साम्राज्य पे आक्रमण किया और इसको जीत गया, तो इसको मारेगा नहीं, इसको कहेगा ना कि राजा तुम ही रहो यहाँ के, लेकिन मेरे अधीन रहो। तो ये कहेगा कि ठीक है हम रहेंगे। तो पूरा यही चला रहा है। तो जब तक हम थे, शक्तिशाली थे, तब तक ये मेरे नीचे रही। जैसे ही हम गए, हमारा बेटा पोता नकारा आया, ये क्या करेगा, इसका बेटा पोता विरोध कर देगा। और अगर मेरे बेटे पोते में क्षमता रहा तो इसको हरा के फिर से अपने में मिलाएगा, आना तो ये अपन स्वतंत्र हो जाएगा। तो ये जो नीति गुप्तों ने अपनाया था, तो योग्य शासक नहीं आया, तो वे लोग विद्रोह कर दिए और विद्रोह करके अपना साम्राज्य अलग कर लिए। तो इस वजह से भी गुप्त वंश का अंत हो गया। उसके बाद इसमें भी वही बात लिखी हुई है। एक चीज और हो गया था, जो ये जॉब पर रखता था लोगों को नौकरशाही में, वो वंशानुगत बन गया।
मतलब अगर ये मेरे यहाँ मंत्री के काम कर रही है तो इसका बेटा ही मंत्री बनेगा, भले उसमें योग्यता हो चाहे ना हो। और जब भी इस तरह की चीजें आती है तो वो शासन व्यवस्था के लिए नुकसानदेह होता है। और ये सब वो कारण है जिसके वजह से गुप्त वंश का हो गया, खत्म हो गया। समझ गए? उसके बाद गुप्त वंश तो खत्म हुआ लेकिन कई सारा काम किया। गुप्त काल को कहा जाता है भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल, गोल्डन एज। उसका वजह है गुप्त वंश में हर चीज का विकास हुआ, शिक्षा के, भाषा के, कला के, विज्ञान के, हर चीजों का विकास हो रहा था, इसलिए इसको कहा जाता है कामसूत्र। आ रहे हैं वहां पे, आ रहे हैं, ठीक। तो इन सारी चीजों का विकास हो रहा था और इसके वजह से इसके काल को, पूरे गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। खास करके जब समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय जैसा राजा था उस काल को तो और, ठीक। तो देखो इसके टाइम पे क्या काम हुआ है। पहला चीज कि ये सब मुख्य रूप से सनातनी था, तो हिंदू धर्म को बढ़ावा मिला, बाकी धर्म थोड़ा पीछे गए और हिंदू धर्म आगे बढ़ा। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी धर्म का विकास नहीं हुआ है। आपको बुद्ध भगवान की भी मूर्ति मिल जाएगी, जैन धर्म में भी कई सारा चीज मिल जाएगा, तो उन सबों का विकास हो रहा था। लेकिन राजा जब खुद ब्राह्मण धर्म को मानता है तो सबसे आगे कौन रहेगा? ब्राह्मण, ठीक। जब अशोक बौद्ध को मानता था तो सबसे आगे कौन था? बौद्ध। लेकिन बाकी का भी तो विकास हो ही रहा था, तो वैसे इसका था, ठीक। इसके टाइम पर हम नहीं मानते हैं कि विष्णु जी के टोटल कई गो अवतार हुआ है? 10 गो। तो उन 10 अवतार पर पुराण लिखाया, कई सारे कहानी लिखा है। तो वो किस काल में? गुप्त काल था, तभी उन पुराणों की रचना हुई। महाभारत, पुराण, कालिदास की रचनाएं, इन सब में अलग अलग भगवान की पूजा पाठ, इन सब की वर्णन की गई है। कालिदास के कई सारी रचनाओं में शिव जी की पूजा के बारे में वर्णन किया गया है। तो ये सब चीजें प्रचलित थी। गुप्ते काल में संस्कृत भाषा को भी विकास होने का मौका मिला, उन लोगों ने बढ़ावा दिया। साहित्य का भी विकास हुआ। इस टाइम पे कई सारे किताब लिखा है और वो सारे किताब आप लोग अंडरलाइन करिएगा, इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। सबसे पहले अभिज्ञान शकुंतलम नाटक कौन लिखा इसको? कालिदास। पंचतंत्र विष्णु शर्मा, अमरकोश अमर सिंह, कामसूत्र वत्सायन, उसके बाद आर्यभट्ट वारामिहिर द्वारा एक किताब लिखी गई जिसका नाम है बृहत संहिता। ये सब 10th क्लास के संस्कृत में पढ़ा होगा। तो इन सारी किताबों की रचना किस काल में हुआ है? गुप्त काल में। तो इससे आप समझ सकते हैं कि उस टाइम पे साहित्य को भी बढ़ावा दिया गया था। उस टाइम के बहुत बड़े गणितज्ञ थे, कौन? आर्यभट्ट। और बहुत बड़े ज्योतिषी थे, वारामिहिर। अरे ग्रह पूजा, ये शनिचरा ग्रह चढ़ल हवा, ये सब और चीजों के बारे में पहले से ही जानकारी रखना, तो उसको ज्योतिषी कहते हैं। तो ये उसी टाइम पे हुआ करते थे। और कालिदास तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के कवि थे। तो ये सारी चीजें उस टाइम पे हुआ। और थोड़ा सा ये रह गया है, गुप्त काल में कला की भी जो मूर्ति वगैरह बनता था उसका भी विकास हुआ। इसका बढ़िया एग्जाम्पल है देवगढ़, उत्तर प्रदेश में जगह है झांसी के पास, वहां से दशावतार मंदिर। ये है तुम्हारा दशावतार मंदिर जो गुप्त काल में बनाया गया है। और उस मंदिर की एक तस्वीर देखो, ये दीवार पे बनाया गया है पत्थरों को काट काट के। और इसमें ये है तुम्हारे विष्णु जी जो नाग सैया पर लेटे हुए हैं। इर्द गिर्द और कई सारे देवी देवता आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे दिखने में शंकर जी लग रहे हैं, यहाँ गणेश जी हैं। तो इस तरह से अलग अलग देवी देवताओं का भी यहाँ पे चित्रण किया गया है। तो आप इसको देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि उस टाइम पे कितना बढ़िया, हाँ, जो भी मूर्ति ये सब बनता था वो कितने बढ़िया तरीके से बनता था, कैसे उस टाइम पे मंदिर बनती थी। और यहाँ से आप पता कर सकते हो लौह स्तंभ से कि लोहे के बारे में इनको कितने बेहतरीन तरीके से जानकारी थी। समझ गए? तो ये सब है उस टाइम के साक्ष्य जिसके आधार पे हम अभी पढ़ रहे थे। क्लियर है? अब देखिए बाकी सब तो हम बताए दिए कि मूर्ति, सिक्का, ये सब है जिससे हम उसके कला को, उसके इतिहास को जानते हैं। इसके बाद एक टॉपिक होगा तुम्हारे किताब में राजा और दैवीकरण, तो उसको हम खाली शॉर्ट में बता दे रहे हैं, ज्यादा उसमें हम ना बताएंगे। बस इतने जान लो राजा और दैवीकरण का होता है।
हम सभी जानते हैं कि जो ये राजतंत्र की शुरुआत हुई कहाँ से हुआ है? कबीला से। सरदार तंत्र बना राजतंत्र, और राजतंत्र धीरे धीरे जब बड़ा होने लगा, राजा बड़ा होने लगा, तो उसने एक से एक नियम लाए। जैसे अशोक के देखो तो क्या कहा जाता है? देवानी प्रियदर्शी, देवों का प्रिय। इस तरह के कई सारे राजाओं का आपको इसमें वर्णन होगा, जिसने अलग अलग देव पुत्र, दीवानी, प्रियदर्शी इस तरह के उपाधि लिए। राजाओं को कहना था कि ये सृष्टि को बनाने वाले कौन है? ईश्वर। पूरा इसको संचालन कौन कर रहे हैं? लेकिन वे स्वयं साक्षात यहाँ पे नहीं आ सकते हैं, तो उन्होंने हमें भेजा है। ये राजाओं का कहना था कि उन्होंने हमें भेजा है ताकि मैं तुम्हारा संरक्षण कर सकूं, तुम्हारा देखभाल कर सकूं और सही तरीके से शासन व्यवस्था को चला सकूं। अपने आप को भगवान के प्रतिनिधि मानते थे, और वे कहते थे कि जो हम बोल दिए, जो हम फैसला दिए, समझो फैसला किसका है? भगवान के है, देव का है, क्योंकि हमको किसने भेजा है? देव ने। और यहाँ से एक नया विचारधारा उत्पन्न होता है दैवीय शक्ति के, कि राजा के पास दैवीय शक्ति है, वही देवता है हमारा, वो जो कह देगा हम मान लेंगे, चाहे वो सही कहे या गलत। वही टॉपिक है तुम्हारा इसमें। इस तरह की चीज आप देखे भी होंगे, अगर बाहुबली फिल्म देखे होंगे तो जब बाहुबली काट देता है सेनापति के गर्दन, तो उसको दरबार से निकाल दिया जाता है, पूरे राज्य से बाहर। तो जब वो बाहर आता है तो प्रजा खड़े रहता है सब, और कहता है कि रो मत, भगवान मंदिर छोड़ करके हमारे पास रहने आ रहे हैं। वो इस चीज को दिखाता है कि पहले के लोग अपने राजा में ही भगवान को देखते थे, भले वो हैवान हो, बढ़िया राजा था तो अच्छी बात है, वो हैवान है फिर भी लोग उसी को अपना भगवान मानते थे, और जो वो कह दिया वो मानते थे। वही है दैवी करण। समझ गए? तो यहाँ तक के टॉपिक हुआ खत्म। अगले क्लास में हम लोग इस टाइम पे जो कृषि, व्यापार, नगर था गुप्त काल में, उन सब चीजों को पढ़ेंगे। क्लियर? क्लास खत्म करें? चलिए।